जय हिंद, जय भारत, जय बीएससी। वेलकम टू जीएलसी आईएएस। ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में यूनिट 4 के लिए हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं 3-4 दिन से। तो आज फिर से हम ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद मैं आपको इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जीएलसी आईएएस का ऐप है, उसे आप डाउनलोड कीजिए और मेरे लेक्चर की पीडीएफ आप जीएलसी आईएएस ऐप पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और जो 2021 प्रीलिम्स के लिए का अच्छी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है जीएलसी आईएएस ने, तो आप लोग ज़रूर उसे परचेस करें, उसका लाभ लें। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of conventional source of energy? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परंपरागत और गैर परंपरागत मीन्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो देखते हैं, पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब परंपरागत, और दूसरा होता है गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर हम डिफरेंस पता कर पाते हैं तो आंसर भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि परंपरागत मतलब परंपराओं से, परंपरा मतलब जो पुराने समय से चल रही है, तो परंपराओं से ही हम कौन से एनर्जी के सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? परंपरागत में। और जो परंपराओं से हम यूज़ कर रहे हैं वो एक समय में आकर ख़त्म हो सकते हैं, तो वो है परंपरागत या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि ये एनर्जी जो है कभी ख़त्म नहीं होगी, इसको रिन्यू किया जा सकता, फिर से बनाया जा सकता है, और ये अभी नए तरीक़ों से बनाई जा रही है, वो हो जाएगी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन एक परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हमें ये ढूंढना है कि कौन एक परंपरागत ऊर्जा नहीं है। तो पहला है कोयला। तो कोयला बिल्कुल परंपरागत है, हम परंपराओं से मतलब पुराने समय से कोयले का यूज़ कर रहे हैं, और कोयला कभी ख़त्म मतलब कोयला जो है एक समय में ख़त्म हो जाएगा। कोयला क्या है? एक समय में ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? परंपरागत। पेट्रोलियम सेम टू सेम, ये भी क्या है? एक समय में आकर ख़त्म हो जाएगा, इसे रिन्यू नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, ये भी एक समय में आकर ख़त्म हो जाएगी और इसे भी हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो आंसर क्या है हमारा? क्या बचा है? डी वाला, भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा, भू अर्थात पृथ्वी, तापीय तो ताप, जो जमीन के ताप से, भूमि के ताप से जो एनर्जी मिल रही है, मतलब जो अर्थ के जो अंदर टेम्परेचर है, उस अर्थ की जो थर्मल पावर से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो क्या है? भूतापीय ऊर्जा। और पृथ्वी की ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी, उसे तो हम चाहे तब बना सकते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है जियोथर्मल एनर्जी। तो एक बार हम ये देख लेते हैं, आंसर तो मिल गया है, जियोथर्मल करेक्ट आंसर है, पर एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कन्वेंशनल है और कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल है। मीन्स कौन कौन से परंपरागत में आएंगे और कौन कौन से गैर परंपरागत में आएंगे। तो करेक्ट आंसर तो हो गया जियोथर्मल एनर्जी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? जियोथर्मल एनर्जी। धरती के गर्भ में मौजूद कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन, गैस, ये सभी समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, इसलिए इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो धरती के अंदर जो भी ऐसे सोर्स मौजूद है जो खत्म हो सकते हैं, एनर्जी के सोर्स आने वाले समय में वो खत्म हो सकते हैं, वो क्या है? परंपरागत ऊर्जा या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोयला, क्या आ जाएगा? कोयला, और पेट्रोलियम, क्या आ जाएगा? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर पावर,
तो ये सभी क्या है, एक समय में धरती से हमें प्राप्त होते हैं और वो एक समय में आने पर ख़त्म हो जाएंगे। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी क्या हो जाएंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या परंपरागत ऊर्जा के साधन। अब देख लेते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा को शामिल किया गया है। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से हम डेवलप कर सकते हैं, और जो अभी अभी हमने बनाना सीखा है तो वो क्या हो जाएंगे, गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या आ गया, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई और टाइडल एनर्जी हो गई। टाइडल मतलब ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस हो गया, बायोगैस, और भूतापीय ऊर्जा मीन्स जियोथर्मल एनर्जी, तरंग ऊर्जा, और ये जो हो गए सौर एनर्जी और पवन ऊर्जा या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी कैसे सोर्स हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो अब ध्यान रखिएगा, ऊर्जा से जब भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक को और भी, वैसे तो मैंने क्लियर करवा दिया है, लेकिन आप भी अपने स्तर पर एक बार और देखिए, हो सकता है आपको इसमें और कुछ नई चीज़ मिल जाए। और ये क्या है, डायरेक्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, प्री के सिलेबस में यूनिट 4 में, तो इससे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को अच्छे से और भी आपके स्तर पर क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। ऐसी कौन सी फसल है जो कैश क्रॉप नहीं है या नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल मीन्स, नकदी फसल को व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। नकदी फसल मतलब कॉमर्शियल क्रॉप भी हम इसे कह सकते हैं या फिर व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, देखो दो टाइप की हो जाएगी, एक खाद्यान्न फसलें और एक होती है कैश क्रॉप। खाद्यान्न जिसे हम खाते हैं वो वाली फसलें, और कैश क्रॉप जिसे हम डायरेक्ट खाते नहीं, जिससे हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर में ये सब उनका व्यापार करते हैं, तो वो हो जाएगी कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो पहला हो गया टेबेको। तो टेबेको नॉर्मली कैश क्रॉप में ही आ जाएगा, खाद्यान्न में नहीं आएगा, है ना। और कपास हो गई, तो कपास भी क्या है, कैश क्रॉप है, क्योंकि खाद्यान्न में क्या हो गया, गेहूँ, चावल जिसे हम खाते, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये क्या हो जाएंगे, खाद्यान्न फसलें हो जाएगी या फूड क्रॉप्स हो जाएगी जिसे हम खाते हैं। और ये वाली जो कैश क्रॉप में क्या होता है, डायरेक्ट हमें कैश मिलता है, हम इनको बेचते हैं, कैश मिलता है, तो व्यापारिक या कॉमर्शियल फसलें हो गई। तो टैबेको, कॉटन, ग्राउंडनट, तंबाकू, कपास, मूंगफली, ये तीनों क्या है, ये तीनों कैश क्रॉप है। ये तीनों क्या है, कैश क्रॉप या नकदी फसलें। तंबाकू, कपास और मूंगफली क्या है, नकदी फसलें, जबकि बाजरा क्या है, खाद्यान्न फसल है। बाजरा क्या है, खाद्यान्न फसल या फूड क्रॉप्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बाजरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका एक बार इससे रिलेटेड भी हम जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको देख के क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो फूड क्रॉप खाद्यान्न में आएगी और कौन कौन सी क्रॉप है वो कैश क्रॉप्स में आएगी। तो नकदी अथवा व्यापारिक फसलें, नकदी अथवा व्यापारिक फसलों के अंतर्गत गन्ना, सरसों, मूंगफली, मेस्टा, रबड़, कॉफ़ी, चाय, कहवा, तंबाकू, जूट, कपास, ये सभी किस में आ जाएंगे, कैश क्रॉप्स में। कैश क्रॉप या फिर नकदी फसलें कौन कौन से, एक बार फिर रिपीट करते हैं, गन्ना, सरसों, मूंगफली, मेस्ट, रबड़, कॉफ़ी, चाय, कहवा, तंबाकू, जूट, कपास, ये सभी कैसी क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं। और फूड क्रॉप्स में खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलों में क्या आ जाएगा, खाद्यान्न मतलब जिसे हम नॉर्मली खाते हैं बेसिक लाइफ में, तो गेहूँ, चावल, मक्का, गेहूँ, चावल, मक्का और मोटा अनाज, दालें, सोयाबीन,
तो ये क्या हो गई, खाद्यान्न फसलें हो गई, गेहूँ, चावल, मक्का, मोटा अनाज और सोयाबीन। जबकि जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज के अंदर कौन कौन सी फसलें आएगी, एक बार वो भी, मोटा अनाज क्या है, खाद्यान्न फसल है, लेकिन मोटा अनाज के अंदर भी और क्या आ सकता है, जो बाजरा, ज्वार, मक्का, ये किस में आते हैं, मोटा अनाज के अंदर। कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है, तो कौन कौन से हैं, जो बाजरा, ज्वार और मक्का क्या है, मोटा अनाज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह म्यांमार में स्थित है, कौन सा बंदरगाह, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड इन म्यांमार। तो पहले तो ये पता होना चाहिए म्यांमार है क्या, क्या है म्यांमार, म्यांमार एक कंट्री है, म्यांमार एक कंट्री है, कहाँ पर है कंट्री, इंडिया से क्या लोकेशन है इंडिया से म्यांमार की, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और इंडिया के पास ही यहाँ पर कौन सी कंट्री आती है, म्यांमार, म्यांमार। इंडिया के पास ही कौन सी कंट्री है, म्यांमार। तो म्यांमार में कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पहले इसके लिए हमें एक बेसिक चीज़ समझना होगी, चलो पहले आंसर देख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। म्यांमार में जो पोर्ट है वो है सितवे पोर्ट, म्यांमार में कौन सा पोर्ट है, सी, ऑप्शन सी, सितवे पोर्ट। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, इसका क्या रिलेशन है, तो ये थोड़ा करंट से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर है चाइना, ये इंडिया से ऊपर कौन सी कंट्री आ गई यहाँ पर, चाइना, और चाइना क्या कर रहा है, जो इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर पोर्ट बनाकर और इंडिया को एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसे मोतियों की माला भी कहा जाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। जैसे कि ये हो गया म्यांमार, तो म्यांमार में यहाँ डेवलप किया गया है सितवे बंदरगाह। ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश में है चिटगांव बंदरगाह, बांग्लादेश में कौन सा है, चिटगांव पोर्ट। सितवे में कौन सा है, सितवे, म्यांमार में कौन सा है, सितवे पोर्ट। ऐसे यहाँ पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका में कौन सा पोर्ट है, हम्बनटोटा, श्रीलंका में कौन सा पोर्ट है, हम्बनटोटा। और इसी तरह इंडिया के बाद में इधर कौन सी कंट्री आ जाती है, पाकिस्तान, यहाँ कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। इसी तरह पाकिस्तान के बाद यहाँ तो ये अफगानिस्तान हो गया और ये ईरान हो गया, ये ईरान। तो ईरान में कौन सा पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, ईरान में कौन सा है, चाबहार बंदरगाह। तो जैसे कि ये चिटगांव बंदरगाह और हम्बनटोटा बंदरगाह ये किसने डेवलप किया, चाइना ने डेवलप किया। तो इंडिया ने यहाँ पर सितवे पोर्ट डेवलप किया, है ना। सितवे पोर्ट में थोड़ी हिस्सेदारी जो है वहाँ पर थोड़ा पोर्ट चाइना को भी दिया गया है, बाकी मेन इंडिया का है। उसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, तो इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट में अथॉरिटी ले ली अपनी। तो ये सभी पोर्ट्स हैं, इनको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में गिना गया है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। तो कौन सा कहाँ पर है, चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में, चाबहार बंदरगाह ईरान। फिर ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, पाकिस्तान में, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, पाकिस्तान। सितवे बंदरगाह कहाँ है, म्यांमार में। और चिटगांव बंदरगाह कहाँ है, बांग्लादेश में, चिटगांव बंदरगाह कहाँ है, बांग्लादेश में। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स क्लियर होते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में और देख लेते हैं कुछ पोर्ट हो तो, चाबहार ईरान, ग्वादर पाकिस्तान, सितवे म्यांमार, चिटगांव बांग्लादेश और हम्बनटोटा कहाँ पर है, श्रीलंका में। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका। और मालदीव का मारा बंदरगाह, मारा पोर्ट कहाँ है, मालदीव में। और हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
तो कौन सी लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये पता होगा तो आंसर सॉल्व कर पाएंगे। और इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। कौन सी है इंटरनेशनल डेट लाइन? कहाँ पर है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 180 डिग्री डेट, इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, देशांतर या अक्षांश क्या होते हैं? तो ये है पृथ्वी, मान लेते हैं कि ये क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी में ऐसे जो आड़ी लाइनें होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है या आड़ी खींची हुई लाइनें, इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं इन्हें? अक्षांश। और इंग्लिश में कहते हैं इन्हें लैटिट्यूड। जो लाइनें लेटी हुई हैं उन्हें क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और ऐसे जो लाइनें खड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। जो लाइनें खड़ी हैं उन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूड या हिंदी में कहते हैं देशांतर, है ना। तो जो अक्षांश होते हैं वो कितने होते हैं? 0 से डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होते हैं। और जबकि जो देशांतर है वो कितने होते हैं? 0 से लेकर 180 डिग्री तक होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है 180 डिग्री देशांतर पे, तो अक्षांश वाली रेखाएं तो होंगी नहीं, क्योंकि अक्षांश तो 0 से 90 तक ही होते हैं। तो पहले ये भी पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाओं में कौन कौन सी होती है। तो जैसे कि ये जो आड़ी लाइनें हैं जिसकी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं। मतलब हिंदी में इसको विषुवत रेखा या कर्क रेखा कहा जाता है 0 डिग्री को। फिर इसी तरह से थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कर्क रेखा आ जाती है, ये आती है 23½ पर। फिर थोड़ा ऊपर आते हैं तो आर्कटिक वृत्त आ जाता है। फिर इधर नीचे आते हैं तो यहाँ पर मकर रेखा आ जाती है या कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं इसे? कैप्रिकॉर्न। इसी तरह यहाँ पर कौन सा वृत्त आ जाता है? अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है। तो ये सारी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं में दो लॉन्गिट्यूड्स जो है जिन्हें हम मेनली पढ़ते हैं, उसमें है एक 180 डिग्री, एक है 0 डिग्री जिसे कहते हैं ग्रीनविच लाइन, और एक होता है 180 डिग्री जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको एक बार मैप में समझते हैं। मैंने क्या कहा था? जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर या लॉन्गिट्यूड, है ना। तो ये देखो एक बार यहाँ पर मैप में, ये 180 डिग्री, ये यहाँ पर दिख रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और उसने क्या बात करी? 180 डिग्री देशांतर, मतलब लॉन्गिट्यूड, मतलब खड़ी लाइन। तो ये लाइन कैसी है? बिल्कुल खड़ी है ये। और ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है। और कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पर। और इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ये लाइन बनी हुई, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये है 0 डिग्री और खड़ी लाइन है, मतलब इसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड या देशांतर। तो 0 डिग्री पे जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, या इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। ये क्या डिसाइड करती है? टाइम डिसाइड करती है। ये क्या करती है? डिसाइड डेट, कि इस लाइन से इधर 4 तारीख है तो इस लाइन से उधर 5 तारीख रहेगी, ये डेट डिसाइड करती है। जबकि ये क्या डिसाइड करती है? टाइम, कि यहाँ पर 12 बज रही है तो यहाँ पर कितनी बजेगी, वहाँ पर कितनी बजेगी, ये टाइम डिसाइड करती है। और यहाँ पर ये कौन सी कंट्री है? यूके। ये कौन सी कंट्री आ गई यहाँ पर? यूके। तो 0 डिग्री किस कंट्री को क्रॉस कर रही है? यूके को। और यूके में एक जगह है ग्रीनविच, तो ये ग्रीनविच से गुजरती है, तो इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। इसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं 0 डिग्री को, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ से और क्रॉस होती है? तो ये यूके में आती है सबसे पहले, फिर ये फ्रांस में आती है, ये फ्रांस, फिर ये यहाँ पर स्पेन से गुजरती है, फिर ये अल्जीरिया, फिर ये यहाँ पर साउथ लोम और वगैरह बहुत सारी कंट्रीज से फ्लो होके नीचे आ जाती है। तो देखो दोनों में अंतर देखो, डिफरेंस। जो 0 डिग्री है वो वाटर एरिया से भी गुजर रही है और लैंड एरिया से भी गुजर रही है, जबकि जो 180 डिग्री है वो सिर्फ वाटर एरिया से गुजर रही है। और जहाँ पर उसे लग रहा है कि यहाँ पर लैंड एरिया, वहाँ पर वो अपन को खुद को डाइवर्ट करके चेंज कर रही है।
है ना। तो वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि जैसे कि मान लो ये रशिया है और ये लाइन सीधी सीधी आती तो ये रशिया में क्रॉस करती, तो रशिया में इस पोर्शन पर डेट अलग होती है और इस वाले पोर्शन पर डेट अलग होती है। तो डेट अलग ना हो सेम कॉन्टिनेंट या सेम कंट्री में, इस वजह से जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, सॉरी डेट लाइन है, उसे क्या किया गया है, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, सिर्फ वाटर बॉडी से ही क्रॉस किया गया है। तो ये हो गई इंटरनेशनल टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? इन विच इपोक हिमालय वाज फॉर्म्ड? हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है हमारे सामने, जुरासिक, मायोसीन, ओलिगोसीन और प्लियोसीन। जुरासिक, मायोसीन, ओलिगोसीन या प्लियोसीन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लियोसीन। अब ये क्या है, थोड़ा नाम अजीब अजीब लग रहे होंगे, किसी ने सुने होंगे, किसी ने नहीं भी सुने होंगे। तो ये क्या है कि पृथ्वी, जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है, उसका एक एज डिसाइड किया गया है कि इस एज को ये कहा जाता है, इस एज को ये कहा जाता है। जैसे कि इंसान है तो इनका क्या रहता है, बचपन रहता है, जवानी रहती है, बाद में बुढ़ापा आता है। तो ऐसे 3 फेज में हमारे इंसान ह्यूमन की जो एज डिवाइड है, ऐसे जो पृथ्वी की एज है वो भी अलग अलग काल में डिवाइडेड है। तो उन जो अलग अलग काल या इपोक है उनमें से कुछ 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये आप एज ऑफ अर्थ पढ़ोगे चैप्टर तो आपको सारी एजेस मिल जाएगी। तो उनके नाम काफ़ी अजीब अजीब है, टफ भी है, बहुत सारी एजेस हैं। तो इसमें से क्या कुछ मेन एजेस जो है हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम में। तो मेन जो है हिमालय का पूछा जाता है कभी कभी कि हिमालय जो है, और हिमालय का भी कौन सा पोर्शन, शिवालिक। हिमालय भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालय मतलब महान, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो जो शिवालिक वाला पोर्शन है हिमालय का वो किस एज में बनाया था? तो वो बना था प्लियोसीन इपोक में। किस काल में बना था? प्लियोसीन इपोक में। तो बाकी जैसे कि जुरासिक है, मायोसीन है, ओलिगोसीन है, तो इनमें क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर तो हो गया प्लियोसीन। और जुरासिक एज है, जुरासिक को क्या कहा जाता है? एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। डायनासोर का सबसे ज्यादा उदय किस एज में हुआ था? जुरासिक एज में हुआ था। फिर मायोसीन है, मायोसीन में क्या होता है? ओरिजिन ऑफ लेसर हिमालय मतलब लघु हिमालय। लघु हिमालय का जन्म किस काल में माना जाता है? मायोसीन में। लघु हिमालय, मायोसीन काल। फिर ओलिगोसीन, क्या कहते हैं इसको? देखो हिंदी में भी आपको यही पढ़ना है, हिंदी में भी इसे ओलिगोसीन ही कहेंगे और इंग्लिश में भी इसका नाम ओलिगोसीन ही है। तो हिंदी में वालों को भी ऐसे ही पढ़ना होगा। ओलिगोसीन में क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय बना था। ओलिगोसीन काल में क्या हुआ था? महान हिमालय की रचना हुई थी। और प्लियोसीन एज में क्या हुआ था? शिवालिक बना था। प्लियोसीन में क्या बना था? शिवालिक। तो चारों की स्पेशलिटी देख लेते हैं एक बार फिर से। जुरासिक में क्या हुआ था? डायनासोर बहुत सारे आए थे। मायोसीन में क्या हुआ? लघु हिमालय का जन्म हुआ। ओलिगोसीन में क्या हुआ? महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय बना। और प्लियोसीन में क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ शिवालिक या शिवालिक हिमालय बना था। तो आज बस ये 5 क्वेश्चन ही है। इन्हीं क्वेश्चन के साथ अपन आज की क्विज खत्म करते हैं यहीं पर। अगर लेक्चर की इसकी PDF की ज़रूरत लगती है तो आप लोग GLC IAS ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।